सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये जो कि करंट अफेयर का सेकंड पार्ट बन जाएगा और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। देखिए हम थोड़ा सा बात किए तो उसमें यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के कि जो रसिया ने एक सीक्रेट बैलेट वोटिंग लाया था यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में कि जो 4 रीजन को इसने अनेक्स कर लिया है, उसको कहीं ना कहीं जो कि इसको ये दे दिया जाए कि नहीं ये ऑफिशियली वैलिड है, तो उसको इंडिया ने भी रिजेक्ट कर दिया। देखिए रसिया का इन्वेजन यूक्रेन में हुआ, उस पर वीटो आया था जो कि इंडिया अपस्टेंड कर लिया, मतलब वहाँ पे अपने आप को अपसेंट रखा। लेकिन एक सीक्रेट बैलेट रसिया ने लाया, लेकिन इंडिया ने उसका मतलब पुरजोर ये विरोध किया कि नहीं ऐसा सीक्रेट बैलेट पेपर नहीं लाना चाहिए। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है टू द पॉइंट में। यहाँ पे ये बस रीजन जो है यहाँ पे दिए हुए 4 रीजन है, इनको आप जो कि अपने मार्क में एटलस में मार्क कर लेना कि ये कहाँ पे रीजन बिलोंग करता है, यूक्रेन में बिलोंग करता है। तो आपसे क्वेश्चन जैसे यूपीएससी अगर पूछती है इस समय तो ये पूछ लेती कि ये रीजन कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। जैसे एक बार ऐसे गोल्डन ट्रायंगल एक प्लेस पड़ता है तो उसके पूछा था वो कौन से रीजन से बिलोंग करता है। दैट्स वाई पॉसिबल टू आस्क बाय द यूपीएससी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल और काफ़ी इसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब आपको पता है कि जो पंजाब है वो इस समय पंजाब में जो कि आपकी गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की, वो ये चाहती है कि पाकिस्तान के साथ जो कि ट्रेड है वो रिजॉल्व हो। देखिए इसका जो भी चीज़ें हो सकती हैं, नेशनलिज्म जो भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह जायज़ हैं, बट आप किसी से भी इस ग्लोबलाइजेशन में ट्रेड में आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। चाइना के सॉरी पाकिस्तान के जो साथ हम बातें करें आम आदमी पार्टी की नहीं ट्रेड होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए। ट्रेड हमारा एक अलग अलग जगह है। दूसरी चीज़ है कि जियो पॉलिटिकल जो हमारा टसल बाउंड्री का वो अपनी जगह है। तो पंजाब गवर्नमेंट का यही कहना है कि नहीं पाकिस्तान के साथ जो कि ये रिजॉल्व करना चाहिए इशू को। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के। देखिए हमने पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत से डिस्कस कर लिखे हैं। इसमें बस इसने ये कर दिया है कि जो शिवसेना थी उसमें जो है कि क्या बोलते हैं जो फ्रैक्शन हो गया था सैंपल को लेकर के कौन ओरिजिनल जो है कि इसका हकदार है। तो इसमें यह है कि यहाँ पे देखिए इलेक्शन कमीशन अलॉट द सैंपल टू सिंधे फंक्शन टू द एक्सोर एंड द शेड के बारे में, मतलब धार तलवार के बारे में लेकर के इन्होंने किया है, ऐसा ये अलॉट कर दिया। तो आपको बस ये नहीं पता होना चाहिए क्या किया क्या नहीं किया, बस इतना पता होना चाहिए कि किसके पास पावर होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए यहाँ पे एक और बीजेपी एमएलए एक रहे हैं जो खतौली या कोई जगह पड़ती है वहाँ के ये एमएलए रहे हैं। इनको जो कि 2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब ये यहाँ पे ये इशू निकल करके आते, अब ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते कभी भी, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव आरपीआई रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट जो 1951 है, इसमें प्रोविजन है अगर कोई इंडिविजुअल या व्यक्ति जो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा अगर कोई जेल में उसको पनिशमेंट मिली हुई है तो आप जो है कि फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, जो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं वो डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं। तो देखिए प्रेसिडेंट करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है और प्रेसाइडिंग ऑफिसर करता है। जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर था एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत हमने डिस्कशन किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कर सकता है, और जब ये करता है तो ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का रोल होता है उसमें। तो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के थ्रू इनको कर दिया। बस इतना ही पता होना चाहिए कि 2 साल के अगर ज़्यादा कर देता है तो वो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था एक बार या कई बार उसने पूछा हुआ था कि अगर एमएलए होते हैं उनको 2 साल का अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो फिर उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ों को लेकर के। नेक्स्ट हम वीडियो में यहाँ पे आते हैं यूनिफॉर्म। देखिए जो डिप्टी सीएम है इस समय कहाँ पे, महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस हैं, बीजेपी की ये लीडर हैं। तो इन्होंने ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो कि नीडेड है, मतलब ज़रूरत है। देखिए हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। देखिए जब हम डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं, जो हमारा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट जो हमारा 4th पड़ जाता है, जो 4th पड़ता है तो उसमें आर्टिकल जो अंडर आर्टिकल 44 जो है वो ये कहता है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई, बौद्ध जो भी हो, उनके लिए एक लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए एक अलग लॉ चला है, मुस्लिम लिए। आज प्रेजेंट टाइम में यही चीज़ें हैं कि हिंदू के लिए अलग लॉ चलता है, मुस्लिम के लिए अलग लॉ चलता है, जो कि एक इंडिया में पूरे इंडिया में एक स्टेट है जो कि गोवा है, वो वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पहले से लागू है। तो ये बात चली कि पूरे इंडिया में जो कि इसको लागू करना चाहिए। हालांकि
बहुत डिफिकल्टीज हैं, बहुत से कंसेंस हैं, अभी डिबेट डिस्कशन की बात चलनी चाहिए और चल रही है बहुत दिनों से। तो जब आएगा समय देखा जाए। बस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि जो आर्टिकल 44 है वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि चाहे जिस रिलीजियस कम्युनिटी, बिरादरी, जात के हों लोग, सबके लिए एक कानून होना चाहिए, ना कि तलाक के लिए मुस्लिम के लिए अलग होना चाहिए, हिंदू के लिए अलग होना चाहिए, शादी के लिए मुस्लिम, ये नहीं, सबके लिए बराबर होना चाहिए, सब लोग इक्वल हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, अगर यहाँ पे और देखते हैं इकोनॉमिक्स में 2-3 हमारे लिए आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, सोयाबीन देखिए एक होता है, इसको आप पल्सेस में हम कैलकुलेट करते हैं, इसका पल्सेस भी बनती है, वेजिटेबल भी बनता है और इसका ऑयल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्दी होता है। तो जो ये क्या बोलते हैं कि जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है इंडिया की, आपका क्या बोलते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। इनका सबसे बड़ा वो है कि दूसरी चीज़ इसमें प्राइस का फ्लैक्चुएशन, तो इसमें जो प्रोडक्शन के लिए जो कि एक खतरे की आ रही है। तो हमें बस इतना बता दें सोयाबीन जो है कि कहाँ पे सबसे इंटरनेशनल जो कि नाटो मेंबर, देखिए दो चीजें हैं, वार चल रहा है कि G7 के बारे में बात किया तो इतना इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इंटरनेशनल इजराइल, आप अपने जो गल्फ कंट्री पर या तो एक लेबनान कंट्री पर जो कि एक टाइम एग्रीमेंट हुआ है, उससे क्या होगा, वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स है काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज होगा और जो कि वहाँ की पॉपुलेशन है जो वो अच्छे से उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम वीडियो में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या। देखिए ये CGI को लेकर के हम इसको एक अलग से वीडियो बनाए हैं, फिर बनाएंगे एक CGI को लेकर के, कोलिजियम सिस्टम को लेकर के। दूसरी बात हम यहाँ पे आते हैं इंडिया, OECD। अब देखिए OECD एक प्लेस है या फिर ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल फोरम ऑफ इन द प्लेस इंडिया टू फोकस द क्रिप्टो असेट। अब देखिए क्रिप्टो का मतलब यहाँ समझ लिया, OECD की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी का मतलब यह है कि आपको अपने वॉलेट में कैश लेकर के नहीं चलना, किसी को जरूरत है। इंडिया में ये जो कि ना तो लीगलाइज है और ना ही इलीगल है, मतलब ये है कि आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, बेचिए। अगर कोई फ्रॉड वगैरह होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट रिस्पॉन्सिबल, और ना ही जो है कि आपका जो कि RBI होगी। और दूसरी ये चीज़ है कि ये चीज़ है कि आप कर रहे हो, करो, आप आपकी है। नेक्स्ट OECD एक सेंटर है, हम इसको टू द पॉइंट में, हम अपने टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे डेप्थ में, क्योंकि बहुत आज की न्यूज़ में कई जगह ये आया हुआ है, तो इस वजह से हम करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है MFF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये इंडिया की ग्रोथ रेट 2023 का, इसको जो प्रोडक्ट हम क्यों डिस्कस करें। ऐसा होता है ना कि एग्जाम्स में, UPSC के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि IMF या फिर वर्ल्ड बैंक, WTO इंडिया की ग्रोथ रेट का कितना प्रोडक्शन किया 2023 के लिए, तो ये आपको थोड़ा सा रिमाइंडर के लिए हो जाए, 6.8% कर रखा है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे देखिए ऑफशोर और ऑनशोर को लेकर के ऑयल एंड गैस ब्लॉक को एलोकेशन को लेकर के लिया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ONDC बेटा। अब ये देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ये है कि वो एक तरह के ये यहाँ पे देखिए ओपन एंड नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए एक किया गया है। इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक जगह सर्च करते तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस इतना ही हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वीडियो कौन सा आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल इस इंडियन एक्सप्रेस में नहीं बचा है। आगे हम इस वीडियो को यहीं पे अपने पॉज करते हैं और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।